गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएसपीएम में 14 चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बजटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। हम बजट्स क्या होता है, किस लिए काम आता है, कहाँ पर यूज होता है, उसके हम उसको आज स्टडी करके ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। हम बजटिंग, हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा बजटिंग की प्लानिंग होती है, कोऑर्डिनेशन होती है, कंट्रोल होती है। बजट्स क्यों यूज करते हैं? मान लीजिए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए कि मेरे को कोई मेडिकल स्टोर या अपना कोई मेडिकल केमिस्ट स्टार्ट करना है, तो उसके लिए मेरे को बजट की ज़रूरत होती है। ऐसे तो है नहीं कि मैंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो उसके पहले मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेट देखता हूँ कि मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, मैं किस पोजीशन पर हूँ, मेरे को कहाँ से ऋण मिल सकता है, बैंक लोन मिल सकता है, कैसे मेरे को पर्सनल लोन मिल सकते हैं, फाइनेंशियल असेट्स मेरे को कहाँ से अवेलेबल हो सकते हैं। तो वो देखते हुए मैं वो बजटिंग स्टार्ट करता हूँ। बजट एक टाइप का एस्टीमेट होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने से पहले बजट एक एस्टीमेट होता है कि हम क्या करने वाले हैं। और जो हमारा बजट होता है, मान लीजिए कि मैं आरबीआई का एग्जांपल लेता हूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, उसका जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो जुलाई टू जून होता है। और जो बैंकिंग का होता है, कमर्शियल का, वो हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। जो हमारा गवर्नमेंट जो बजट होता है वो भी 1 ईयर का होता है, 365 डेज का। तो हम क्या करते हैं, जैसे भी कोई बजट तैयार करते हैं तो हम फरवरी के महीने में उस बजट को प्रिपेयर करते हैं कि हम किस डिपार्टमेंट में, किस प्रोजेक्ट पर हम कितना फाइनेंशियल खर्च करने वाले हैं, किसके लिए हमारा कितना अवेलेबल है, किस परसेंटेज में हम उस पर यूज करने वाले हैं। तो हम स्टार्टिंग में ही हम ये बजट इज ए रिटन प्लान कवरिंग प्रोजेक्टेड एक्टिविटीज ऑफ ए फर्म फॉर ए डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। In fact, a budget is a tool of management for carrying out its function of planning, coordination and controlling operations. जो हमारा जो बजट होता है, इसमें हमें 3 चीज़ों की जरूरत होती है। फर्स्ट प्लानिंग, सेकंड कोऑर्डिनेशन, थर्ड इज कंट्रोल। सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग, मान लीजिए कि मेरे को कोई भी मेडिकल स्टोर स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले मेरे को मेडिकल या मेरे को कोई ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए कि मेरे को फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, प्लानिंग करता हूँ। विदाउट प्लानिंग हम कुछ नहीं कर सकते। प्लानिंग में देखता हूँ कि मेरी फाइनेंशियल वैल्यू कितनी है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कहाँ पर हो सकती है। मान लीजिए कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, दूर से मटेरियल आता है, तो उसमें क्या होता है, हमारा एक्सपेंसिव ज़्यादा बढ़ जाता है, खर्च ज़्यादा बढ़ जाता है और लॉस होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए हम पहले देखते हैं कि बजट में हम पहले प्लानिंग करते हैं। बजट में हम फाइनेंशियल भी देखते हैं, प्लेस पॉइंट देखते हैं, ट्रांसपोर्ट भी देखते हैं हम, और बिजली अवेलेबिलिटी भी देखते हैं। जो पावर इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके अवेलेबिलिटी भी देखते हैं हम, और हम लेबर भी देखते हैं कि कहाँ पर हमें जो लेबर है, श्रमिक है, वो एक अवेलेबल हो सके। तो सबसे पहले हम करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटरी कंट्रोल। The main objective of budgetary control are: first is planning, second is coordination, third is control. These 3 objectives are not independent but are interrelated. ये तीनों जो हमारे प्लानिंग है, कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोल है, यदि हम तीनों को लेकर चलते हैं साथ साथ, तो हम ये जो बजट है वो प्रिपेयर करते हैं। यदि हमारे पास किसी प्लानिंग में या कोऑर्डिनेशन में या कंट्रोल में कहीं भी चूक हो जाती है, तो ये बजट से हमारा इम्बैलेंस हो जाता है, जिससे हमारा जो कंपनी है वो घाटे की तरफ जा सकती है, लॉस हो सकता है। मान लीजिए कि मैंने प्लान किया, कोऑर्डिनेशन स्टार्ट किया, बट कंट्रोल आते आते जो कंट्रोल करना था मैंने कंट्रोल नहीं किया, तो वो तो हमारा नुकसान होगा। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो प्लानिंग होती है, कोई भी हमारा जो पहले हम प्लानिंग करते हैं, सेकंड इज कोऑर्डिनेशन होगा, थर्ड पे हमारा कंट्रोल होगा। कि प्लानिंग के बाद हमने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर लिया, फिर हमको उसको कोऑर्डिनेशन करना है कि हम पॉजिटिव तरीके से उसको जो हमने प्लान किया है उस बेसिस पर ही हमने जो टारगेट लिया है उसको हम फॉलो करें। वो होता है हमारा कोऑर्डिनेशन। उसके बाद होता है हमारा कंट्रोल आता है कि मटेरियल, हमारे पास कितना मटेरियल अवेलेबल है, कितना हमारे पास टाइम होना चाहिए। पावर इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमारे पास जनरेटर है, इन्वर्टर है, तो उसके लिए हमें क्या क्या हमारे पास अवेलेबिलिटी है वो हमें देखना होता है। फर्स्ट इज प्लानिंग। A budget is a plan of action. For the success of a firm, it is essential that it must plan, and a budget will be helpful in this phase of management activity. Budgeting involves drawing up detailed plans relating to production schedules, sales target, advertisement programs, raw material cost,
रिसर्च प्रोग्राम्स एंड कैपिटल एडिशन। जो हमारा प्लानिंग होते हैं, हम मान लीजिए कि हम कोई कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम कंपनी में कोई टारगेट लेकर चलते हैं कि हमारी जो कंपनी होगी वो किसी रिसर्च की होगी, किसी प्रोडक्शन की होगी, या फिर पैकेजिंग की है, या फिर मार्केटिंग की कंपनी है। तो हमें कोई एक टारगेट सेलेक्ट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं मैन्युफैक्चर की, प्लानिंग कर रहे हैं हम मार्केटिंग की, नहीं। जो भी हमारे को टारगेट दिया गया, मान लीजिए कि हमारा टारगेट है मार्केटिंग का, मान लीजिए हमारा टारगेट है प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन का टारगेट है कि हम एक साल में 10,000 टेबलेट बनाएंगे। तो 10,000 टेबलेट्स का हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, उसके लिए हमारे पास मशीनरी होनी चाहिए, उसके साथ साथ हमारे पास मैन फोर्स होनी चाहिए। मैन फोर्स मीन्स उसके लेबर्स होने चाहिए, ऑपरेटर्स होने चाहिए। तो वो कंडीशन हमें देखना पड़ता है। मान लीजिए कि रिसर्च है, तो रिसर्च के लिए हमारे पास लेबोरेटरी होनी चाहिए। तो ये प्लानिंग होती है कि हम किस टाइप का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके साथ हमारे पास रॉ मटेरियल प्लानिंग में क्या होता है, मान लीजिए कि हमने कंपनी स्टार्ट किया, हमारी कंपनी किसी दूर दराज एरिया में है, किसी को नहीं मालूम हमने न्यू कंपनी स्टार्ट की है, तो हम उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए, उसकी मार्केटिंग के लिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जो सेल होगी उसको इंक्रीज करने के लिए हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। उस एडवर्टाइजमेंट पे जो कॉस्ट आती है, हम कितना परसेंटेज उस पर यूज करने वाले हैं, कितना हम उस पर खर्च यूज करने वाले हैं। और मान लीजिए कि 100% है, 100% पे हमने माना कि हम 5% एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करेंगे, तो हम 5% का ही टारगेट लेकर चलते हैं, ना उससे कम हो ना उससे ज़्यादा हो। क्योंकि यदि हमारा इम्बैलेंस हो जाता है, 5% से ऊपर जाता है, तो हम जो दूसरे सेक्शन से हमारा डिपार्टमेंट है उसमें हम कमी करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हमारा लॉस हो सकता है। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो डाइवर्ट हो सकती है हमारे टारगेट से। तो वो हम देखते हैं कि इसमें प्लानिंग, कैपिटल एडिशन, कितना हमारा कैपिटल एडिशन मीन्स मान लीजिए कि हमारे पास पैसा कम पड़ जाता है, तो हम कितना उसमें उस तुरंत कितना हम लायबल है कि उसमें हम इमरजेंसी में पैसा उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास प्लानिंग। सेकंड आता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन। Coordination is the process whereby different divisions of a concern work towards the common goal. An effective coordination requires proper communication of objectives and instruction which can be achieved only through careful planning and organization. A comprehensive budgetary control requires that these plans be formally laid down in the budget and copies thereof are given in all management personnel. अब मेरे को कोऑर्डिनेट पे आता है। हमने प्लानिंग किया, प्लानिंग के बाद हमने कंपनी स्टार्ट किया, कंपनी स्टार्ट करने के बाद हम ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद मान लीजिए कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हमने स्टार्ट की थी। अब उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट करने में हमने डिफरेंट उसके डिपार्टमेंट्स बनाए। मान लीजिए कि एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एक सेल्स डिपार्टमेंट है, एक एडवर्टाइज डिपार्टमेंट है, प्लानिंग डिपार्टमेंट है, रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट है। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो हमें क्या करना है, जो डायरेक्टर होता है वो डिफरेंट में डायरेक्टर देता है, एक इंचार्ज देता है। मान लीजिए कि एक कोऑर्डिनेटर ही काम करता है, मान लीजिए कि एक इंचार्ज उसने, एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उसने प्रोडक्शन में दिया, एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उसने एनालिटिकल टेक्निक्स में दिया, टेस्टिंग डिपार्टमेंट दिया, क्वालिटी कंट्रोल करता है, तो वो क्वालिटी कंट्रोल करता है। और उसके बाद हम करते हैं कि डिफरेंट उनकी जो बिटवीन है कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, एक दूसरे की जो लैंग्वेज है उनको समझ आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि लैंग्वेज में भी जो हमारा प्रॉब्लम आती है वो पड़ सकती है कि कम्युनिकेशन हो, इसमें जो इम्बैलेंस हो जाए। तो मान लीजिए कि कोई नोटिस आता है, वो जो नोटिस आता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, हर एक डिपार्टमेंट वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। जो बजट आता है, जो बजट जो कमेटी होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट कराती है, उसको सेक्शन कराती है। वैसा नहीं है कि एक के पास दूसरा प्रोजेक्ट जा रहा है, एक के पास दूसरा नोटिस जा रहा है, तो इम्बैलेंस हो जाएगा और डाइवर्ट होने के चांसेस रहेंगे। तो कोऑर्डिनेट में यही होता है कि जो वर्कर्स है, ऑपरेशंस है, वो जो हमने प्लान लिया है, हमने प्रोजेक्ट लिया है, उसको फॉलो करना है। थर्ड इज कंट्रोल। कंट्रोल के बाद हमें देखना है, हमने प्लानिंग किया, प्लानिंग करने के बाद हमने सोचा कोऑर्डिनेट, हमने इसको ऑर्गेनाइज कर लिया, उसको प्रिपेयर कर लिया, बिल्डिंग खड़ी कर ली हमने, उसके अंदर मशीनरी स्टार्ट कर दी हमने। थर्ड आता है हमारे पास कंट्रोल। अब उसको कंट्रोल करना भी जरूरी होता है। मान लीजिए कि जो मेरा प्रोजेक्ट है उसमें 10 कैंडिडेट्स की ज़रूरत है, बट जो कैंडिडेट्स हैं वो 5 कैंडिडेट्स मैंने उस पर वर्क पे लगा रखा है। मान लीजिए कि 5 की डेफिशिएंसी है, तो वो जो हमारे पास टारगेट टाइम है उसमें कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और यदि हमारे पास 10 की बजाय 15 कैंडिडेट्स हैं तो हमें लॉस हो सकता है, क्योंकि वो टाइम से पहले हो जाएगा, टाइम के अनुसार तो ठीक हो जाएगा, बट जो वो टाइम से पहले हो रहा है, जो उसमें जो लेबर है हमारी, जो मैन फोर्स है वो ज़्यादा यूज हो रही है, उसकी वजह से जो हमारा है घाटा है वो हमें उसको सैलरी देना पड़ेगा, वो घाटा हो सकता है। तो हमें क्या करना है, उसको कोऑर्डिनेट करना है, वो चाहे वो सेल्समैन, उसमें
मार्केटिंग में हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे वो रॉ मटेरियल का हो। मान लीजिए कि रॉ मटेरियल मेरे को 1000 टेबलेट चाहिए, 1000 टेबलेट्स के लिए मेरे को 1000 ग्राम मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए और मेरे पास इस टाइम 500 ग्राम मटेरियल है, तो 500 ग्राम मेरे पास एडवांस में भी होना चाहिए कि मैं तत्पर उसके जैसे ही वो फिनिश हो जाए उसके थ्रू मेरी प्रोडक्शन ना रुके और वो जो मेरा टारगेट है वो मैं उसको अचीव कर सकूँ। नेक्स्ट आती है एडवांटेजेस ऑफ बजट कंट्रोल। फर्स्ट पॉइंट इज बजटरी कंट्रोल कंबाइन द आइडियाज ऑफ ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ द बजट। Final decision or represent the combined judgment of the entire organization and not merely that of an individual or group or individual। इसमें क्या होता है, जो हमारा कंपनी जो जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इंचार्ज के साथ डिस्कशन करते हैं, उस पर उसका जो सजेशंस है वो लेते हैं, सबकी जो डिसीजन हो जाता है, जब सबको यूनिफॉर्मली हमने प्रिपेयर कर लिया है, उसके बाद हमने इसको सजेशंस ले लिया है, सजेशन लेने के बाद हमने उसको सैंक्शन कर दिया है, फिर हम उसको फॉलो करते हैं। मीन्स कोई एक इंडिविजुअल का इसमें पार्ट नहीं होता कि वो एक इंडिविजुअल ही रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि जो मान लीजिए कि एक कंपनी में 50 कैंडिडेट्स हैं, जो हम प्रोजेक्ट लेकर चलते हैं तो 50 कैंडिडेट्स एक ही डायरेक्शन में जाने चाहिए। ऐसा ना हो कि इसमें से एक कैंडिडेट है वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा कैंडिडेट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है, थर्ड कैंडिडेट कुछ काम ही नहीं कर रहा है, फोर्थ कैंडिडेट मेहनत कर रहा है, तो ये इनइक्वालिटी से हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डाइवर्ट हो सकता है। सेकंड इज इट डायरेक्ट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द मोस्ट प्रॉफिटेबल चैनल। यदि हम मैनेजमेंट से काम करते हैं, यदि हम बजट से काम करते हैं तो ये हमारे प्रॉफिट डायरेक्शन में ले जाता है, ना कि नेगेटिव डायरेक्शन में। यदि बिना सोचे समझे कोई भी कंपनी स्टार्ट कर देते हैं, हम उस पर कितना यूज करना है, कितना परसेंटेज हमें किस पर यूज करना है, बस हम ऐसे ही पैसे लगाते जा रहे हैं, तो इससे हमारा क्या होता है, एक इम्बैलेंस हो जाता है, हमारा कंपनी में जो होता है लॉस हो सकता है। थर्ड इज the budget of cash received and expenditure ensures sufficient working capital and other resources for the efficient operation of the business। ये कहता है, ये इसमें देखता है कि कितने हमें कैश कितना आया है, यूज कितना हुआ है, एक्सपेंडिचर कितना यूज हुआ है, कितना हमारे पास आया है, वो बजट में सब जितना डेबिट होता है, जितना क्रेडिट होता है, किस पर हमने कितना खर्च करना है, वो टोटल इसमें हमारा इंक्लूड हो जाता है। Fourth is there is a planned approach to expenditure and financing of this business, same point। Fifth is budgeting coordinate the activities of the various department and their function by laying down limits and targets of them। ये क्या करता है, जो हमारा बजट होता है, जो बजट में जो हमने सेकंड स्टेप पहले भी पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेट, उसी को दोहराया गया है कि इसमें कोऑर्डिनेशन भी जरूरी होना चाहिए। हायर अथॉरिटी अपनी जूनियर अपने सुपीरियर को कोऑर्डिनेट करता है, डेलीगेट्स करता है, पावर प्रोवाइड करता है कि उस डायरेक्शन में आप उसको यूज करो, आप उस प्रोडक्शन जो भी गाइडलाइंस ऊपर आती है, जो भी रेगुलेशंस बनाई जाती है, उस रेगुलेशन के थ्रू काम करना होता है। फिर जो रिपोर्ट्स होती है वो जूनियर टू सीनियर अथॉरिटी उसको सेंड करते रहती है, उसको प्रोवाइड करते रहती है। सिक्स्थ इज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एडहरिंग टू ए बजट मे बी फिक्स्ड ऑन पर्टिकुलर इंडिविजुअल। की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक अलग होती है। मान लीजिए कि डिपार्टमेंट्स है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। मैं अपने से एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हम कॉलेज में स्टडी कराते हैं, सबका एक अलग अलग सब्जेक्ट होता है। मान लीजिए कि मेरा सब्जेक्ट बीएसपीएम है, प्रिंसिपल मैम का सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी है, डिफरेंट सब्जेक्ट है, एक्सवाइजेड, तो जिसका भी जो भी सब्जेक्ट होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें क्या होता है, एक प्रोजेक्ट दिया गया, एक टारगेट दिया गया कि हमारे मई में एग्जाम होने हैं, तो मई तक हमें जो भी सिलेबस होता है, जो भी गिवन सिलेबस होता है वो हमें कंप्लीट कराना है। कंप्लीट कराएंगे कैसे, वो हम एक प्लान से लेकर चलेंगे। प्लान क्या होता है कि मान लीजिए हमने टाइम टेबल प्रिपेयर किया है, फिर हम विदाउट टाइम टेबल चलते हैं, कोई लेक्चर डिसाइड नहीं किया, कोई कुछ भी डिसाइड नहीं किया, कोई टाइम डिसाइड नहीं किया कॉलेज का, कभी बच्चे आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, कोई पार्टिकुलर टाइम नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, तो ये इससे क्या होगा कि जो हमारा सिलेबस है उसको हम कंप्लीट नहीं कर सकते। यदि सिलेबस हमारा कंप्लीट नहीं होगा तो हम अचीव नहीं कर सकते। इसलिए हमारा जो भी टारगेट होता है हम प्लान करते हैं, जैसे हम कॉलेज में पढ़ाते हैं वो हमारा प्लान होता है कि हम कितने घंटे किस सब्जेक्ट को प्रोवाइड करना है, कि हमारा जो कई सब्जेक्ट होते हैं 50 आवर्स के होती है, कई सब्जेक्ट होते हैं 75 आवर्स के होते हैं, कुछ सब्जेक्ट होते हैं 100 आवर्स के भी होते हैं। जो 100 आवर्स के सब्जेक्ट होते हैं इस पर टाइम देने की जरूरत ज़्यादा होती है, जो 75 आवर्स होती है उसको थोड़ा कम टाइम, जो 50 आवर्स होते हैं उसको मेनली बहुत कम टाइम दिया जाता है। यदि हम सबको ही इक्वली टाइम दें, जो हमारा जो लार्ज सब्जेक्ट है जिसके 75 या 100 आवर्स है उसका लॉस हो सकता है, उसके आवर्स हमारे कंप्लीट नहीं हो सकते। तो इसलिए क्या होता है, सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको ये अपना वर्क अपना एक डायरेक्ट कंडीशन में करना है। 7th point is any deviation from budget points out to weak spots and inefficiencies, and this thus remedial action can taken. The efforts are concentrated only on those items which are not conflicting with the norm.
यदि हमारा कोई भी डेविएशन हो जाता है, वही हमने अभी पहले भी डिस्कस किया है, जो हमारे मान लीजिए हमारा प्रोजेक्ट है, हमें जो हमारा सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमारे हफ्ते में 3 लेक्चर होते हैं। यदि हम 3 लेक्चर ना लेकर के एक ही लेक्चर ले, 2 लेक्चर ले, वो शॉर्टेज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो हमारा सब्जेक्ट है वो इनकम्प्लीट रहता है, जिसकी वजह से आगे लॉस होने का जो हमारा नकारात्मक प्रोजेक्ट है, नेगेटिव प्रोजेक्ट की तरफ जाता है। With this distribute production program according to plant capacity and make the most effective utilization of man, material and machines। ये हमने कंट्रोल में किया है। कंट्रोल में क्या होता है, हमने पहले मटेरियल्स भी पढ़ा है, मशीन्स भी पढ़ा है। मान लीजिए कि 1000 टेबलेट्स के लिए 10 मशीन्स की जरूरत होती है, बट हमारे पास मशीनरीज 7 मशीनरीज है, 3 मशीनरीज की हमारे पास एफिशिएंसी है, तो हम वो प्रोजेक्ट अचीव नहीं कर सकते। इसलिए हमारे पास या तो हम क्या करते हैं, 10 का प्रोजेक्ट लिया था, हमारे पास 10 का मटेरियल होना चाहिए। यदि हमारे पास 7 मशीन्स है, 7 के हिसाब से वो 700 मशीन टेबलेट्स बना सकती है, तो हम उस 700 के हिसाब से 7 मशीन के हिसाब से ही हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को। क्योंकि हम यदि 10 मशीन्स का प्रोजेक्ट लेते हैं, हमारे पास अवेलेबिलिटी 7 मशीन्स की है, तो उसमें हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हमारा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, जो हमारा टारगेट है वो अचीव भी नहीं होगा। तो इसमें वो कंडीशन हम देखते हैं कि जितना हमारे पास एफिशिएंसी है, जितना बड़ा हमारे प्लांट्स का स्पेस देखते हैं कि कितना हम मटेरियल अवेलेबल करा सकते हैं, मैन फोर्स कितना है, लेबर कितना है, तो हम टोटल उसमें वो देखते हैं कि उस कंडीशन पर ही हम इसको बजट्स प्रिपेयर करते हैं। Next point is budget provides a yardstick by which actual result achieved can be measured with set targets। इसमें क्या होता है, टारगेट्स, हम कोई भी टारगेट, यदि हम बजट से चलते हैं, बजट से और मैनेजमेंट एक को रिलेशन है आपस में, हम मैनेजमेंट को बजट नहीं कर सकते। बजट एक इंडिविजुअल है, एक आइडिया है, उस बजट से हम यदि स्टार्ट करते हैं तो लास्ट कंडीशन तक हम उस टारगेट को एक डायरेक्शन में अचीव कर सकते हैं। Next point is the forecast of sales enable the management to work out the economic balance between plants and machinery, storage, warehousing and inventory। जो हम बजट से प्रिपेयर करते हैं, बजट प्रिपेयर करते हैं, तो हमें इकोनॉमिक बैलेंस भी हमारा रहता है कि कितना डेबिट हुआ है, कितना क्रेडिट हुआ है। मान लीजिए कि हमने प्रोडक्शन पर 50% यूज़ करना है, तो हम कभी भी उस बजट्स को यूज़ करके देख सकते हैं कि हमारा कितना अचीव हुआ है, कितना अचीव नहीं हुआ है, कितना हमें करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज the budgets serve as a stimuli to meet predetermined goals for the both income and expenses, thereby achieving the desired profit or deficit। मान लीजिए कि हम प्रॉफिट जो बजट होता है, कितना हमारा एक्सपेंडिचर हुआ है, कितना हमारा पैसा कंपनी से गया है, कितना पैसा कंपनी में आएगा। यदि कंपनी से पैसा ज़्यादा जाता है, कंपनी में पैसा कम आता है, मीन्स डायरेक्ट हम समझ सकते हैं कि लॉस हुआ है। यदि मटेरियल आता है कम का और जाता है ज़्यादा का, इसका मतलब सब क्लियर है कि हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो बजट में वही करते हैं कि हम 4% जितना भी कम से कम हो, हम एक्सपेंडिचर में कम यूज करें, और जितना प्रॉफिट हमारे पास गेन हो उतना हम कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर मैनेजमेंट और प्रॉपर बजट से ही हम प्रॉफिट की डायरेक्शन में जा सकते हैं। नेक्स्ट इज 12 point, the purchase of stores is based upon predetermined requirements for raw material and this helps to prevent stock exchange, storage as well as excessive purchase। बजट से हमें क्लियर हो जाता है कि हमें 1000 टेबलेट्स बनानी है, 1000 टेबलेट्स 1000 टेबलेट्स के लिए 1000 ग्राम हमारे पास रॉ मटेरियल होना चाहिए। मान लीजिए कि पैरासीटामोल टेबलेट्स है, एक एंटीपायरेटिक टेबलेट्स है, उसकी हमारे पास एक 1000 टेबलेट चाहिए, 1 ग्राम की टेबलेट मान लीजिए, तो हमारे पास मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए स्टोर में, कितना 1000 ग्राम। Next point is the efficient operation of the entire unit depend upon all employees working towards a common goal which is ensured by the budget। इसमें वही होता है कि सभी का एक कॉमन गोल होता है, सभी का एक टारगेट, चाहे हमारे डिपार्टमेंट डिफरेंट हो, पर जो हमारा कॉमन गोल, जो हमारा मास्टर बजट होता है, कॉमन गोल होता है, वो एक ही होता है। लास्ट पर स्टार्ट भी हम वहीं से होते हैं और लास्ट भी आकर वहीं पर स्टार्ट हो जाते हैं, और सबकी अलग अलग इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। किसी की मैन्युफैक्चरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी की पैकेजिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी की मार्केटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी की क्वालिटी कंट्रोल। मीन्स क्वालिटी कंट्रोल होता है कि हम जो भी हमारे पास टैबलेट्स हैं उसके हम क्वालिटी चेक कर सकें, उसके एनालिटिक्स कर सकें, उसकी हम टेस्टिंग कर सकें कि प्योर है, इम्प्योर है, वो सबकी अलग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो सबको एक यूनिफॉर्म तरीके से काम करना होता है कि टाइम पर वो काम, ऐसा ना हो कि एक प्रोसेस चल रही है, एक प्रोसेस रुकी हुई है, वो नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा, उसको नेक्स्ट प्रोसेस में जाना है तो वो प्रोसेस रुका रहेगा।
मान लीजिए कि प्रोडक्शन वाला डिपार्टमेंट चल रहा है, पैकेजिंग वाला डिपार्टमेंट बन रहा है, तो वो कोरिलेशन नहीं बन पाएगा, वो कम्बिनेशन नहीं पा पाएगा। तो इसलिए साथ साथ जैसे हमारा टैबलेट्स बनती रहे, मैन्युफैक्चरिंग होती रही, साथ साथ हमारा पैकेजिंग का भी चलता रहे, क्योंकि हमारी प्रोसेस ना रुके। यदि एक भी स्टेप रुक जाता है तो हमारा वो बजट जो हम मान लें हम प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो डाइवर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर बजट कंट्रोल। ऑर्गेनाइजेशन फॉर बजट कंट्रोल कि हम बजट कंट्रोल कैसे करते हैं, कैसे हम बजट को कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बजट सेंटर। सेकंड पॉइंट इज इंट्रोडक्शन ऑफ एडुकेट accounting code. Third point is preparation of an organization chart. Fourth is establishment of budget committee. सबसे पहले हम करते हैं establishment of budget center। एक सेपरेट डिपार्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये यदि कोई मान लीजिए कि कोई कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसमें हम उन्हीं वर्कर्स को बजट बनाने के लिए दे देते हैं जो काम करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट। तो सबकी अलग अलग सोच होती है, सब अलग अलग बनाएंगे, इंडिविजुअल बनेगा डिपार्टमेंट नहीं। एक स्पेशल कमेटी होनी चाहिए, एक स्पेशल सेंटर होना चाहिए, मैनेजमेंट सेंटर होना चाहिए, जो उस बजट का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि बजट फाइनेंशियल होता क्या है, लाइबिलिटीज होता क्या है। तो वो क्या करते हैं, एक सेंटर होना चाहिए, वो सभी को कोऑर्डिनेट करेगा। उसका वर्क ही सिर्फ क्या होता है कि वो बजट प्रिपेयर करे। सेकेंड इज इंट्रोडक्शन ऑफ एडुकेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होना चाहिए, जैसे हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, हमारे पास ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, बुक कीपिंग होनी चाहिए। हम कभी भी मान लीजिए हमारा बजट स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल स्टार्ट हो जाता है और 31 मार्च तक वो खत्म होता है 365 डेज में। बट हम आफ्टर 6 मंथ्स यदि कोई रिकॉर्ड देखना चाहे कि हमारा टारगेट, हमारा जो बिजनेस है किस स्तर पर है, किस लेवल पर है, हम ज़्यादा है या कम है, हमें ऐसा नहीं पता चल सकता, क्योंकि हमें रिकॉर्ड कंप्लीट रिकॉर्ड देखना होता है। और वो कंप्लीट रिकॉर्ड कैसे देख सकते हैं हम, जब हमारे पास रिटर्न कुछ स्लिप्स होगी या हम बजट के हिसाब से जिस पर कितना गए, मान लीजिए कि बजट में हम 50% यूज करना है मैन्युफैक्चरिंग पर, पहले ही हमने 50% पहले 6 महीने में यूज कर दिया, तो नेक्स्ट के 6 महीने में हम क्या करेंगे, तो इससे क्या होता है वो लॉस होगा। यदि हम 50% को ही 12 मंथ्स 12 महीने में ही कंप्लीट करें, इसको टारगेट बिल्कुल यूनिफॉर्म तरीके से उसको यूज करें, तो हम उसको अचीव कर सकते हैं। थर्ड इज प्रिपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है सभी को, एक हायर अथॉरिटी टू जूनियर अथॉरिटी को, एक सीनियर एक जूनियर को अथॉरिटी देता है। अथॉरिटी कैसे होता है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग का हेड बना दिया गया है, आपको टेस्टिंग का हेड बना दिया गया है, आपको मार्केटिंग का हेड बना दिया, आपको रॉ मटेरियल का हेड बना दिएगा, तो सबका हेड। तो उसकी रिपोर्टिंग मान लीजिए क्वालिटी वाला है, क्वालिटी किसी डिफरेंट डिपार्टमेंट में वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, ना वो इंटरफेयर करता है, सिर्फ वो अपने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, अपनी रिपोर्ट अपनी हायर अथॉरिटी को देता है। फोर्थ इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए बजट कमेटी। बजट कमेटी बनाते हैं, जैसे हम फर्स्ट पॉइंट में पढ़ चुके हैं, बजट सेंटर बनता है, ऐसे हम बजट कमेटी बनाते हैं। वो क्या करती है, टू प्रोवाइड फास्ट डाटा रिगार्डिंग दी वर्किंग ऑफ द फर्म टू हेल्प मैनेजमेंट इन फोरकास्टिंग फ्यूचर प्रोडक्ट। मान लीजिए कि मेरे को नेक्स्ट ईयर का बजट बनाना है, तो मैं ऐसे नहीं बना सकता, मेरा जो प्रीवियस ईयर का बजट होता है मैं उसके साथ उसको कंपेयर करता हूँ कि मेरे को नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है। यदि नुकसान हुआ है प्रीवियस में, तो मैं उसमें कुछ एडवांसमेंट करने की कोशिश करता हूँ। यदि मेरे को नुकसान हुआ है तो मैं इसको एडवांसमेंट करने की कोशिश करता हूँ। यदि मेरे को प्रॉफिट हुआ है, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ है, तो मैं उसकी टेक्निक्स सेम टू सेम आगे यूज कर सकता हूँ, क्योंकि आगे भी मेरे को प्रॉफिट मिलने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट इज टू इशू इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग बजट रिक्वायरमेंट्स, डेडलाइंस, डेट्स फॉर रिसीप्ट ऑफ बजट। जो हमारे पास बजट होते हैं वो एक टाइप का, जो बजट्स होते हैं वो एक टाइप का हमारे पास इंडिकेशंस देते हैं कि हमें कितना ड्यू है, किसका कितना पैसा हमारे पास हुआ, किसका हमें कितना देना है, तो वो इंस्ट्रक्शन देता है रिगार्डिंग बजट्स के। क्योंकि हमारे पास ऐसा नहीं कि हम उधार ले रहे हैं किसी से और आगे हम पैसा हम किस जो उससे इनकम आ रहा है उसको अपनी पर्सनल इनकम बना रहे हैं, नहीं। जो भी हमारा, क्योंकि एक सेपरेट अकाउंट होना चाहिए, वो सेपरेट अकाउंट से हम एनालाइज करते हैं किसको हमें प्रॉफिट हुआ है, किसका लॉस हुआ है। बजट में एक आइडियल होता है, बजट एक आइडिया होता है कि हम उसको, हम इतना टारगेट दिया, अप्रोक्स नहीं होता है, अप्रोक्स होता है, एक प्रिसीज अकाउंट नहीं होता है कि हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि प्रिसीज होगा, ऊपर हो सकता है 2 पॉइंट 4 पॉइंट नीचे हो सकता है। थर्ड पॉइंट इज टू डेफिनेट द जनरल पॉलिसी ऑफ द मैनेजमेंट। ये जनरल पॉलिसी बनाता है, सबके लिए यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाता है। डी पॉइंट इज टू एडवाइस रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ बजट, कि बजट के लिए जो कमेटी होती है, बजट के लिए मैनेजर्स इंचार्ज को एक एडवाइस देते हैं कि इस टाइप का बजट बनाइए, क्योंकि वो जो इंचार्ज होते हैं उसको बजट का अनुमान नहीं होता है, एक्सपीरियंस नहीं होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस उसी को होता है जो बजट के प्रोफेशनल से आता हो या बजट्स का एक्सपीरियंस हो गया हो काफ़ी टाइम से।
नेक्स्ट, टू अचीव एंड रिव्यू बजट एस्टिमेट फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड देन मेक रिकमेंडेशन। वो क्या करती है बजट कमेटी, डिफरेंट डिपार्टमेंट से, वो एक डिफरेंट डिपार्टमेंट से जो उनके पास प्रॉब्लम्स होती है, डेफिशिएंसीज होती है, उससे डिस्कशन करती है कि आपके पास मान लीजिए कि ह्यूमन रिसोर्स है, उसके पास कितने अभी रिक्वायरमेंट्स है, कितने कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट्स है, रॉ मटेरियल मान लीजिए कि प्रोडक्शन है, उसके पास रॉ मटेरियल कितना अवेलेबल है, क्वालिटी में कोई इक्विपमेंट है या नहीं है, तो टोटली हमें वो डिस्कशन करता है, वो उसकी इंट्रोडक्शन, वो जो उसकी डेफिशिएंसी होती है उसको काउंट करता है, उसको फिर उस बेसिस पे उसको आगे बजट में इंक्लूड करता है। टू अप्रूव, टू सजेशन रिवीजन एंड अमेंडमेंट। वो मान लीजिए कि मैनेजमेंट के पास या कोई कंपनी की मैनेजमेंट है, कोई डिफरेंट है, वो कहता है कि हमें 10 कैंडिडेट्स चाहिए, बट जो कमेटी कहती है कि इस पे 8 कैंडिडेट से काम चल जाएगा, तो वो उसमें अमेंडमेंट करने के लिए भी कह सकते हैं कि आप 2 कैंडिडेट्स को रहने दीजिए, आप सिर्फ 8 कैंडिडेट्स को ही दीजिए, क्योंकि आप 2 कैंडिडेट्स लोगे तो वो एक्स्ट्रा ही होंगे, कंपनी में प्रॉफिट हो सकता है, तो कमेटी उसमें अमेंडमेंट, उसमें बदलाव करने का भी आदेश दे सकती है, सजेशन दे सकती है। नेक्स्ट, टू अप्रूव बजट, और वो लास्ट में उसको अप्रूव कर देती है बजट को। नेक्स्ट इज टू एंश्योर दैट बजट आर सबमिटेड इन ड्यू टाइम, वो बजट ड्यू टाइम पर गया है या नहीं गया है। टू प्रिपेयर बजट समरीज, वो बजट समरीज की प्रिपेयर करते हैं कि हमारा कितना हमने यूज़ कर लिया है, कितना हमारा पेंडिंग रहता है, हमारा क्या स्टेटस चल रहा है, उसकी जो समरीज होती है रिटर्न में अपने पास रखते हैं। जो कमेटीज होती है अभी 4 पॉइंट्स चल रहा है हमारा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बजट कमेटी। नेक्स्ट इज टू प्रिपेयर बजट समरीज इफ नेसेसरी, टू प्रिपेयर बजट समरी इफ नेसेसरी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट, टू प्रिपेयर द मास्टर बजट आफ्टर वेरियस फंक्शनल बजट हैव बीन अप्रूव्ड। यदि डिफरेंट हमने बजट बना ली है, एक छोटे स्केल पर हमने बजट बना लिया, उसके बाद हम मास्टर बजट तैयार करते हैं, जो पूरी कंपनी का एक होता है, कंप्लीट कंपनी का एक मास्टर बजट होता है, जिसको ही फॉलो करते हैं, क्योंकि हम स्टार्टिंग में हिंट लेते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट से, हम उसकी क्वेरीज लेते हैं, आप डेफिशिएंसी लेते हैं, आपके पास क्या कमी है क्या नहीं है, तो उस बेसिस पर ही हम उसको एक मास्टर बजट प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टू सी स्टडी एंड एनालाइज पीरियडिकल रिपोर्ट्स कंपेयरिंग टोटल परफॉर्मेंस विद बजट परफॉर्मेंस। और जो हम डेली रिपोर्ट्स लेते हैं, हम जो कमेटी होती है वो डेली रिपोर्ट्स लेती है, और डेली रिपोर्ट्स किससे लेगी, डिफरेंट डिपार्टमेंट से लेगी। डिफरेंट डिपार्टमेंट मान लीजिए कि एक वो मंथली भी ले सकती है, डेली भी ले सकती है, वीकली भी ले सकती है, क्वार्टरली भी ले सकती है, और डिपेंड करता है कि कंपनी जो कमेटी है उसने किस तरीके से बनाया है, उसको देखते हैं कि जो हमने मास्टर प्लान बनाया था, जो हमने मास्टर बजट बनाया था, उस बेसिस पर एक वर्क चल रहा है या नहीं चल रहा है। नेक्स्ट इज टू कंसीडर पॉलिसी रिगार्डिंग फॉलो अप प्रोसीजर, कि वो हमारी पॉलिसी जो हमने की थी उससे डाइवर्ट तो नहीं हो रहा है, वो पॉलिसी यूनिफॉर्म ऐसी चल रही है जो हमें टारगेट, क्योंकि पॉलिसी डाइवर्ट नहीं होनी चाहिए। जब पॉलिसी एक टाइम डाइवर्ट हो जाएगी, उस कंडीशन में हम अपनी रास्ते से भटक जाएंगे, उस कंडीशन में क्या होगा, लास्ट में हमें प्रॉफिट ही होने वाला है। नेक्स्ट, टू मेक रिकमेंडेशन फॉर दी बजट मैनुअल, और वो रिकमेंडेशन देती है उसमें बजट मैनुअल के मीन्स हम बजट क्या होता है, हम बजट कैसे लेकर चल रहे हैं, उसके रिकमेंडेशन दे सकते हैं, अपने सजेशंस दे सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ बजट मैनुअल। बजट मैनुअल एक स्टैंडर्ड होता है, हम एक टाइप का एक मीन्स पहले जैसे आप कोई भी हम सिलेबस होता है, मान लीजिए कि आपके पास आप अभी +2 क्लास में पढ़ना स्टार्ट हुए हैं, तो +2 क्लास से पढ़ने से पहले मान लीजिए कि केमिस्ट्री का सिलेबस है, या मान लीजिए मेरा ही सिलेबस है DSPM का, तो DSPM का सिलेबस कितना यूनिट्स है, कैसे करना है, कोई मैनुअल होता है, उसको हम फॉलो करते हैं। यदि हमारे पास कोई मैनुअल नहीं होगा, कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा, तो हम उसको फॉलो नहीं कर सकते, इसलिए एक मैनुअल्स भी होना जरूरी है। नेक्स्ट इज फिक्सेशन ऑफ बजट पीरियड। Budget period may be defined as the period for which this budget is prepared and employed, and there is no prescribed period of a budget. बजट पीरियड होना चाहिए, मान लीजिए कि 1 ईयर का पीरियड है, कोई कंपनी 6 टाइम का भी लेती है, 6 मंथ्स का भी लेती है, कोई 1 मंथ का भी लेती है, डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज क्या है। कोई 5 ईयर्स का भी ले लेती है, मोस्टली 1 ईयर्स का होता है, 365 का होता है, तो उसमें हम यदि मान लीजिए 365 वो फिक्सेशन होती है पीरियड कि हमें, क्योंकि मान लीजिए कि हमें 365 का अभी चेक करना है, अभी जो फाइनेंशियल ईयर है हम लॉस प्रॉफिट नहीं दे सकते। यदि हम 365 डेज, मान लीजिए 1 ईयर है, प्रीवियसली 1 ईयर है, 1 ईयर के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं जब हम लॉस प्रॉफिट कर सकते हैं, इसलिए हम 1 ईयर का ही हम चेक कर सकते हैं। मेनली जो स्टैंडर्ड होता है 1 ईयर का होता है, और जो हम फाइनेंशियल लेते हैं, जो हमारी इंडिया गवर्नमेंट लेती है, वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक होता है, 365 डेज का। नेक्स्ट जनरल इंस्ट्रक्शन इन टेक्निक्स।
वो हमें टेक्निक्स बताते हैं। दिस इज मीन फॉर ऑल दोज हु आर कंसर्न्ड विद ऑपरेटिंग द सिस्टम, दे मस्ट बी वेल एक्वाइंटेड विद द टारगेट फिक्स्ड फॉर एवरी वन ऑफ देम एज वेल एज विद देयर रोल इन फुलफिलमेंट ऑफ टारगेट, कि हमें कैसे अचीव करना है, किस टेक्निक को कहाँ पर यूज करना है, तो टोटली बजट में वो गिवन होता है। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ की फैक्टर। की फैक्टर मीन्स ए फैक्टर दैट एक्सटेंट ऑफ whose inflows must be first assessed in order to ensure the function budget are sufficiently capable of fulfillment. The key factor is also known as limiting or governing the principal budget factor. Key factor is of vital importance. हमें key factor vital importance since it determine priorities in functional budget. Sales is the main key factor in industry. हम की फैक्टर होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, हमने प्रोडक्शन की, पैकेजिंग की, क्वालिटी की, उसके बाद हमने प्रिपेयर कर लिया, हमारा टारगेट अचीव अभी नहीं हुआ। टारगेट अचीव जब होगा, अभी हमारे पास टारगेट सिर्फ प्रोडक्शन का अचीव हुआ है, अभी हमारे पास लेक्चर का अचीव हुआ है, और उसके बाद हम अचीव करने के बाद उसको सेल भी करना जरूरी है। की फैक्टर एक सेल है, यदि हमने प्रोडक्शन किया है और वो सेल ना हो तो कंपनी को लॉस भी होगा। इसलिए जो हमारे पास की फैक्टर्स होते हैं, वो सेल्स इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द प्रोडक्शन और मार्केटिंग इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, थैंक यू।